नेपाल में जो हुआ वो आप सबने देखा ही होगा किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इस सब के पीछे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन करना बताया जाता है। लेकिन यह एक वजह हो सकती है, इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। आइए जानते हैं डिटेल में इन सारी वजहों को। ये बात है 8 सितंबर 2025 की। नेपाल की राजधानी काठमांडू में लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई प्रोटेस्ट करने के लिए। किसी ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी तो किसी ने पुलिस यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। इनमें ज्यादातर 17 से 25 साल के नौजवान थे जिनको जेन जी कहा गया। ये प्रोटेस्ट था सरकार के खिलाफ। ये प्रोटेस्ट हामी नेपाल नाम की एक एनजीओ ने स्टार्ट किया था, जिसमें सारे लोग पार्लियामेंट की ओर मार्च कर रहे थे। ये प्रोटेस्ट पूरे तरीके से नॉन वायलेंस और पीसफुल था, लेकिन सरकार द्वारा पुलिस को तैनात किया जाता है इन लोगों को रोकने के लिए, और पुलिस रबर बुलेट, वाटर कैनन और अश्रु गैस का यूज करने लगती है प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए। इसी बीच जनता और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो जाती है। उसके बाद पुलिस जो करती है उसे देखकर सारी दुनिया दंग रह जाती है। पुलिस सीधा ओपन फायर शुरू कर देती है, जिसमें 50 से ज्यादा लोग मर जाते हैं, हजारों से ज्यादा घायल हो जाते हैं। मरने वालों में 12 साल का एक बच्चा भी बताया जाता है। इस तरीके की तानाशाही देखकर कोई भी चुप नहीं बैठेगा। जैसे ही ये खबर जनता में फैलती है, जनता का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच जाता है। लाखों लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। सरकार कंट्रोल बनाए रखने के लिए दोपहर 3:30 बजे कर्फ्यू लगाने की भी कोशिश करती है, लेकिन सरकार की ये सारी कोशिश नाकाम हो जाती है। काठमांडू के अलावा और भी कई जगहों पर प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन करना एक कारण है, लेकिन इसकी वजह है करप्शन, सरकार की मिसगवर्नेंस, बेरोजगारी और मंत्रियों का नेपोलिज्म। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करने का कारण हेट स्पीच, फ्रॉड, फेक न्यूज और बाकी क्राइम को रोकना बताया, लेकिन इसकी असल रियलिटी थी वहाँ के लोग सरकार को एक्सपोज करने लगे थे, काले कारनामों को जनता तक पहुँचाने लगे थे। Social media banned by the government. Extremely, it is against our freedom of speech, and they want to control us just like a dictator. नेपाल की सरकार ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रजिस्ट्रेशन कराने की चेतावनी दी थी। इसमें चाइनीज ऐप टिकटॉक ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था और बाकी किसी ऐप ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जिसकी वजह से 26 प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया गया। लेकिन सरकार का प्रोपोगेंडा था जनता की आवाज को दबाने का, ना कि रजिस्ट्रेशन, क्योंकि सरकार के मंत्रियों और उनके बच्चों की लग्जरी लाइफ को एक्सपोज किया जाने लगा था। नेपाल की यूथ में करप्शन, बेरोजगारी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को लेकर बहुत गुस्सा भरा हुआ था। हर 5 नौजवान में से 1 नौजवान बेरोजगार था। जॉब्स मिलना बंद हो गई थी, रोजगार मिलना बंद हो गया था। यहाँ तक कि नेपाल के 15,000 से ज्यादा नौजवान रशिया और यूक्रेन युद्ध में रशिया की मिलिट्री में शामिल हो गए थे ताकि उनको पैसे मिल सके। इन लोगों को कुछ हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद ही फ्रंट लाइन में भेज दिया जाता था लड़ने के लिए। नमस्ते छ, म चाहिँ यता रसियामा आएको 2 महिना पुरा भयो लगभग, अनि मैले चाहिँ रसियामा आएर चाहिँ धेरै दुःख पाएँ। मैले त्यही नै हो, अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै गाह्रो छ हामीलाई सर्भाइभ गर्नको लागि। नेपाल पुलिस ने जनता पर गोली चलाकर मानव की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। नेपाल की जनता सरकार और पुलिस पर भारी पड़ गई। इसके बाद जो हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। भीड़ ने संसद भवन को आग के हवाले कर दिया, नेताओं के घरों को जलाया गया और सड़कों पर भगा भगा कर नेताओं को मारा गया। पूर्व प्रधानमंत्री जलानाथ खनाल के घर को प्रदर्शनकारियों ने आग से जला दिया, जिसमें उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार अंदर ही फंस गई और जलकर मर गई। मंत्रियों को मिलिट्री के हेलीकॉप्टर द्वारा ऊपर उठाया गया। इस बेकाबू तूफान के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। संसद भंग कर दी गई। नेपाल एक राजनीतिक संकट में फंस गया। इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ जो आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। अब नेपाल की पहली प्रधानमंत्री बनी सुशीला कार्की। 12 सितंबर 2025 को उन्होंने शपथ ली। अब उनकी जिम्मेदारी है देश को स्थिर बनाए रखना और मार्च 2026 में होने वाले चुनाव तक देश को संभाले रखना। सोशल मीडिया बैन को हटा दिया गया है, कर्फ्यू भी खत्म कर दिया गया, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। क्या नेपाल के ये जख्म भर पाएंगे? क्या युवा पीढ़ी को उनका हक मिल पाएगा? और क्या ये मुल्क शांति और लोकतंत्र की ओर वापसी कर पाएगा? नेपाल आज एक मोड़ पर खड़ा है। भविष्य किस रास्ते पर जाएगा?